नमस्कार। आज हम अध्याय 5 राज्य, राजा एवं एक प्राचीन गणराज्य का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य, राजा तथा प्राचीन गणराज्य जो है वो कैसे बना। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे को देख रहे होंगे जिसका नाम शंकरन है। वह जब उठा तो देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे तथा वे काफी उत्साहित थे। अब शंकरन को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों इतना उत्साहित यानी कि खुश हैं। तो वो उनसे पूछा कि आखिर आप दोनों इतना उत्साहित यानी कि खुश क्यों हैं। फिर नाना जी उसे बताएं कि वे अपने शासकों का चुनाव यानी कि अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है उसे एक बार देखेंगे। सबसे पहले कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण क्या है, जनपद तथा महाजनपद के बारे में हम जानेंगे, कर और कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। फिर हम सभी मगध तथा उसके नजदीकी राज्य वज्जी आदि के बारे में भी हम इस अध्याय में समझेंगे। अब हम लोग कुछ लोग शासक कैसे बने यह समझेंगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों यानी कि जो हमारे शासक हैं उनका चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले शासक यानी कि राजा कैसे बनते थे यानी कि किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करते थे यह हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। उस समय कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन यानी कि बदलाव दिखाई दिया। कुछ लोग जो थे वे बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए यानी कि राजा बन गए। जैसा कि देखा गया है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अब हम देखेंगे कि यह यज्ञ कैसे होता था तथा किसके द्वारा होता था। यह जो यज्ञ है वो राजा द्वारा आयोजित किया जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी कि यह जो घोड़ा है वो कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता था। उस पर कोई प्रतिबंध यानी कि रोक टोक नहीं था। लेकिन इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो राजा हैं उससे लड़ाई यानी कि युद्ध करनी पड़ती थी। और इस घोड़े को नहीं रोका गया और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने देते थे तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित यानी कि बुलाया जाता था जो घोड़ा नहीं रोकते थे, जाने देते थे अपने राज्य से उन्हें, और उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था यानी कि उन्हें उपहार भी दिया जाता था। क्योंकि इन राज्यों के जो राजा होते थे उन्हें अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के बारे में पता होता था कि वह कितना शक्तिशाली यानी कि उसके पास कितना शक्ति है, वो कितना शक्तिशाली है। यही कारण है कि ये लोग घोड़े को नहीं रोकते थे और उस राजा के अधीन होकर अपने राज्य को संभालते थे, यानी कि उस राजा के अधीन होकर खुशी खुशी अपने राज्य को संभालते थे। तथा यज्ञ में जितने भी राजा आमंत्रित यानी कि बुलाए जाते थे वे सभी इस राजा के लिए जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके लिए उपहार लाते थे। कुछ ना कुछ अपने साथ वो उपहार लेकर आते थे। अब हम आगे देखेंगे कि इन सभी योजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष यानी कि खास प्रकार के एक आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही राजा का सहचर होता था तथा यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। इसका मतलब यह हुआ कि वो राजा का तारीफ करता था, यानी कि उस यज्ञ में जितने लोग आए होते थे उनके सामने वो राजा का गुणगान करता था कि राजा इतने प्रभावशाली हैं, इतने दयालु हैं, इनके पास इतनी शक्तियाँ, ये सारी चीजें उनके सामने वो बोलता था। आगे हम देखेंगे कि राजा के जो सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई तरह के छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, यानी कि यज्ञ पूजा पाठ करना होता था। और अन्य सारे आमंत्रित राजा जो थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। वो सिर्फ बैठ के यज्ञ में जो जो हो रहा है उसे देखते थे। तथा राजा के ऊपर जो पुरोहित होते थे उन्हें पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करना होता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो उपहार लाते थे उनको पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि उन्हें नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि वे मानते थे कि जो अनुष्ठान हो रहा है वो खराब हो जाएगा
क्योंकि ये लोग छुआछूत में विश्वास रखते थे, क्योंकि इनका मानना था अगर उनके लाए हुए सामान को वो उपयोग करेंगे तो वो चीजें अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उनके लाए हुए सामान का उपयोग नहीं करते थे। अब हम वर्ण के बारे में समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कैसे आई थी, इससे राज्य कुल में किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ा था, यह सभी चीजें हम देखेंगे। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे, यानी कि जो गंगा यमुना क्षेत्र है वहां पे कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ, यज्ञ और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि समाज में कैसे नियमों का पालन करना होता था, ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह होते थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धन्यवान थे। यानी कि उस समय पुरोहित और जो कृषक है उनके स्थिति के बारे में बताया गया कि वो कैसे थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। यानी कि ये लोग उतने सक्षम, उतने धनिक नहीं थे, ये लोग गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे वो पहले वर्ण में आते थे। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। यानी कि वेदों का अध्ययन करना था, पूजा पाठ, यज्ञ ये सब करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। यानी कि जो संपन्न लोग जिनके यहाँ ये करते थे, राजा, ये लोग सारे उन्हें उपहार देते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। यानी कि ये जो तीनों वर्ण हैं उनका सेवा करना था। ये लोग जो कहेंगे वो ये करेंगे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, यानी कि इन्हें पूजा पाठ जो है, यज्ञ वगैरह करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों की अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो महिलाएं और शूद्र हैं उन्हें वेद वगैरह पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी कि जो पुरोहित हैं वो कहते थे कि वर्णों का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पे ही हो जाता था, यानी कि जन्म के समय ही हो जाता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। यानी कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ब्राह्मणों के घर में जन्म लिए हैं, वो ब्राह्मण कहे जाएंगे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। यानी कि इन लोगों को अछूत माना जाता था और ये लोग अछूत में आते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी कि इन लोगों को अछूत कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये लोग किसी को छू देंगे तो वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो इनसे लोग दूरी बना के रखते थे कि वो अपवित्र ना हो। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जैसे कि कई लोग ये मानते थे कि छुआछूत वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, सभी लोग एक समान हैं। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा का मानना था कि अगर हम लोगों का रक्षा कर रहे हैं तो हम सबसे ऊपर हुए। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि जन्म के हिसाब से वर्ण निर्धारित नहीं होता तथा व्यवसाय के हिसाब से भी वर्ण या भेदभाव नहीं करना चाहिए।
जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, यानी कि जो पूजा पाठ वगैरह है वो सभी लोग करें। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यही कारण हो सकता है कि यहाँ पे मतलब छुआछूत भेदभाव वगैरह में लोग ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि यहाँ पे पुरोहितों का जो प्रभाव है वो बहुत कम था। अब आप यहाँ पे चित्रित धूसर पात्र देखिए। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ये जो पात्र है यह महत्वपूर्ण लोगों के भोजन या कुछ कोई खास मौका होता होगा उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे। राजा बनने के बाद जनपद का उदय कैसे हुआ यह हम देखेंगे। महायज्ञ को करने वाले राजा जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। मतलब कि जन के राजा ना होकर, यानी कि छोटे समुदाय के राजा ना होकर जनपद के राजा हो जाते थे। और जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी कि जहाँ अधिकतर जनसंख्या बसती थी उसे ही जनपद कहा जाता था, यानी कि जहाँ पे अधिकतर लोग रहते थे। जो पुरातत्वविद हैं वे इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की ताकि उन्हें कुछ पता चले। जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये सारे जगहों की पुरातत्वविदों ने खुदाई की, जिससे कि उन्हें स्रोत प्राप्त तथा प्राचीन भारत की अधिक जानकारियां भी मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि जब खुदाई हुआ तो पता चला कि उस समय लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। अब हम देखेंगे कि वे कौन कौन से फसल उगाते थे। वे चावल, गेहूं, धान और दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। आप सभी यहाँ पे देखिएगा कि लोग 7 फसलों को उस समय उगाते थे, जैसे कि मैं आप सभी को बताई हूँ। इस समय लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, यानी कि जब अनाज उगाया जा रहा है तो उसको रखने के लिए या भोजन पकाने के लिए उस समय मिट्टी के बर्तन के भी उपयोग होना शुरू हो गया था, यानी कि लोग बनाना शुरू कर दिए थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है तथा ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। जैसा कि आप यहाँ पे ये बर्तन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बर्तन पे कैसे चित्रित किया गया है। अब हम महाजनपद को समझेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो कि अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसा कि मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए जो अवंती है वो आज का उज्जैन है। उसके बाद से आप कौशाम्बी को देखिए, उसके बाद से आप वैशाली, फिर नीचे देखिए अंग, यहाँ पे देखिए अंग, फिर वज्जी, फिर आप देखेंगे यहाँ पे मगध, फिर आप देखिए हस्तिनापुर, पंचाल, फिर आप ऊपर देखिए गंधार। इस तरह से ये सारे जनपद महाजनपद कहे गए। उस समय अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां होती थी तथा कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पर आप सभी देखिएगा कि राजधानियों का जो किलेबंदी है वो कितना मजबूत किया जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति बिना आदेश के प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया ताकि दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो आक्रमण ना कर सके। उस समय क्या था कि एक राज्य का राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उस राज्य को
प्राप्त यानी कि अपना राज्य बना लेता था, यानी कि अपने राज्य में शामिल कर लेता था। इन्हीं कारणों से लोग अपनी सुरक्षा के लिए किलों आदि का निर्माण करते थे ताकि उनसे उनकी सुरक्षा हो सके और उन पे कोई आक्रमण ना कर सके। उस समय कुछ जो राजा थे वे अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि राजा जो है वो बहुत अधिक शक्तिशाली है और उसके समान कोई भी नहीं है जो उससे लड़ सके तथा उसकी बराबरी यानी कि उसके सामने खड़ा हो सके। अब आगे देखेंगे कि इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम आदि भी करना पड़ता था। यानी कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसका योजना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, ये सब चीजों के बारे में हम सोचते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम यानी कि मेहनत किए होंगे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, जैसे कि सामान को पहुंचाने, लाने, ले जाने और काम जो है जल्दी और आसानी से हो जाए, इसके लिए भी संसाधनों की जरूरत होती होगी। अब हम सभी देखेंगे कि अब राजा सेना रखने लगे थे तथा सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। यानी कि उस समय सिपाहियों को जो है वेतन देना शुरू हो गया था। उनके काम के अनुसार अब राजा वेतन देने लगे थे और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में हो जाते थे, जो कि आप सभी पृष्ठ संख्या 84 पे चित्र में देखिएगा। इन सिक्कों के बारे में मैं आप सभी को अध्याय 8 में पढ़ाऊंगी। अब आप यहाँ पे देखिए कौशाम्बी किलों की दीवारें। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। आप देख रहे होंगे ये कौशाम्बी किले की दीवारें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। अब हम कर के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कर व्यवस्था कैसे था। महाजनपदों के जो राजा थे वे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यानी कि पहले क्या था कि लोगों द्वारा लाए गए उपहारों आदि पे राजा निर्भर रहते थे, लेकिन अब उसे खत्म कर एक नियमित कर लगा दिया गया था कि हाँ ये चीजों पे कर देना ही होगा सभी को। अब हम देखते हैं किन किन चीजों पे कर लगाया गया था। सबसे पहले फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, यानी कि अधिकांश लोग उस समय कृषि कर रहे थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिससे कि भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। यानी कि ये लोग जो थे वो राजा के घर एक दिन महीने में काम करते थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी कि पशुपालक से, पशुओं से जो चीजें मिलती थी उन्हें कर के रूप में देना पड़ता था, यानी कि दूध वगैरह ये सारी चीजें। अब आगे देखते हैं कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यानी कि जो व्यापारी हैं वो सामान खरीद बिक्री जो भी करते थे उन पे भी उन्हें कर देना होता था। फिर हम आगे देखते हैं कि आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी कि जो आखेटक और संग्राहक थे वे जंगल से जो भी चीजें प्राप्त करते थे, उन्हें जो भी चीजें मिलता था उन्हें उसमें से भी कर देना होता था। अब हम आगे देखेंगे कि कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। अब हम देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। यानी कि पहले क्या था, जो हल का फाल था वो लकड़ी का होता था,
लेकिन अब लोहे का बनने लगा था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था, क्योंकि लकड़ी का जो फाल था उससे अच्छे से नहीं जुताई हो पाता था, लेकिन लोहे के फाल से जमीन को अच्छे से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, यानी कि पहले इतने पौधे जीवित नहीं रह पाते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था, और ये जो काम है वो ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं होता था, जो दास दासी होते थे, वो ये सारे काम करते थे। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण यानी कि मगध के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 4 में आप देखिएगा, लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो है वो सबसे बड़ा जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। जो गंगा और सोन नदी है वो मगध से होकर बहती थी। ये क में देखिए यातायात, ख जल वितरण, और ग में देखिएगा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध का एक हिस्सा है वो जंगल से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जो हाथी होते थे जंगलों में, उन्हें पकड़ के सेना के काम में यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता था और सेना के काम में उन्हें लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी ली जाती थी। यानी कि उस समय जो घर बनते थे वो लकड़ियों से बनते थे, तो वो जो लकड़ी है वो जंगलों से प्राप्त किए जाते थे, तथा उसी प्राप्त लकड़ी से रथ वगैरह भी बनाए जाते थे, क्योंकि राजा उस समय जो होते थे वो युद्ध लड़ने के लिए रथ वगैरह पे जाते थे, तो जो रथ है वो लकड़ियों से ही बनाए जाते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे, यानी कि जो लौह अयस्क हैं उसे मजबूत औजार बनाने के लिए उपयोग में किया जाता था, जिससे कि मजबूत औजार प्राप्त हो सके। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे कि किस तरह से और जो जनपद हैं उन्हें जीता जा सके। उसके लिए जो भी संसाधन होता था उसको अपनाते थे। उस समय महापद्म नंत्र एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार से राजगीर, आधुनिक राजगीर यानी कि जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। अब हम देखेंगे कि 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वो पूरी तरह सफल ना होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे वो आ पहुंचा। अब जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके जो सिपाही थे वो इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो डरकर इनकार कर गए। अब हम वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ऊपर पढ़े, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी जो है वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। अब हम समझेंगे गण और संघ क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था तथा संघ अर्थात संगठन या सभा के लिए किया जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे, यानी कि एक नहीं बहुत सारे शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, यानी कि मिलकर शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सारे जो भी लोग शासन करते थे वो सभी राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, यानी कि जो भी पूजा यज्ञ वगैरह होता था वो सभी एक साथ करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी कि ये लोग आपस में बैठ के सोचते थे कि कौन से काम को किस तरीके से करना है कि वो सही रहेगा।
शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे कि शत्रुओं को कैसे हराया जा सकता है और उनको आक्रमण से रोका जा सकता है। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, यानी कि जो स्त्रियां, दास वगैरह थी, इन सभा में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, उन्हें मना किया गया था। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्ण दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। उन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब हम अजातशत्रु और वज्जी के बारे में समझेंगे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जो उनका मंत्री था उसे बुद्ध के पास वो सलाह के लिए भेजे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तथा वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करते रहेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक उनका मतलब किसी तरह से नुकसान नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो वज्जी थे वो आपस में मिलजुल के रहते थे, किसी तरह का एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, नियमों से चलते थे और महिलाओं को सम्मान करते थे। यही कारण है कि वज्जी समुदाय जो है वो उन्नति कर रही थी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में मैं आप सभी को अध्याय 10 में समझाऊंगी। अब अंतिम में हम अन्यंत्र को पढ़ेंगे। अपने एटलस में आप यूनान एथेंस को ढूंढिएगा। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। यह जो व्यवस्था थी वो 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी कि जो लोग दास नहीं थे। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे, यानी कि उस समय जो नागरिक यहाँ पे होते थे वो सभी भाग लेते थे इस सभा में। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी ताकि किसी तरह का मतभेद, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना होता था, वो काम करते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था इस समय। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशी को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था क्योंकि वो मानते थे वो उनके देश के नहीं हैं। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यालयों में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं दिया गया था। इस प्रकार आज का हमारा जो 5वां अध्याय था, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।